सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी मेंस इकोनॉमी एग्रीकल्चर सीरीज में आज हम 11वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का ये जो टॉपिक है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन जीएस फेस्ट में भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपने देखा आज़ादी के बाद भारत हमारे कुछ सिलेबस में कि आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार या जो एकीकरण को लेकर काफ़ी प्रयास हुए, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों टॉपिक आपको समझा पाऊँ कि जीएस फेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जीएस 3 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम जीएस 3 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे मुद्दे किस टाइप के होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ में जो हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को क्या होता है कि पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम पे नहीं है बहुत सारे एस्पिरेंट, तो उनको वेबसाइट से अपने नोट्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जितनी भी अपने पीडीएफ फाइलें हैं वो अब मैंने एक जगह कर दी है, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो भारत में भूमि सुधार, आज़ादी के बाद भारत में आपने सुना होगा भारत में कितने भूमि सुधार के ऐसे प्रयास किए गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश में के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत व लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। यानी जो भी हमारे भूमि सुधार के जो प्रयास हुए ना, उससे जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उनकी स्थिति में सुधार आया कि नहीं आया। ठीक है। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे भारत में भूमि सुधार के प्रकार बताइए क्या हुआ, ऐसा नहीं आएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन क्या आएंगे। कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। ठीक है। तो कौन भूमिका में आप जो भी प्रयास हुए उसको बताओगे। साथ में मतलब इसकी सफलता यानी क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछा है कि इसके सफलता के उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। साथ में ये भी बताओगे क्या ये सफल रहे हैं या असफल रहे हैं, थोड़ा सा आलोचना भी कर सकते हो। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता, गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। देखो, जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं भूमि सुधार के टॉपिक से, कैसे क्वेश्चन आए, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन आए, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है। तो भारत में यदि हम भूमि प्रयासों की बात करें, भूमि सुधारों की बात करें, तो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों है। यदि आज भी हम बात करें तो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता है, या आज़ादी के समय भी भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता थी, ऐसा क्यों है। ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या है आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि भूस्वामित्व का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। भूमि सुधार का मतलब क्या है कि जितना भी जैसे भूमि है, कृषि भूमि है, तो सभी के बीच में इनका वितरण जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वंचित वर्ग इससे वंचित रह जाए। ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि कृषि उत्पादकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि समय समय पर ऐसी भूमि सुधार के तकनीकी मानवीय प्रयास होने चाहिए, संस्थागत प्रयास होने चाहिए। और हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए भी ऐसे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रयास बहुत जरूरी है। और आजकल इसमें वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी हम शामिल करते हैं कि भूमि सुधार के मुद्दों में पहले तो क्या काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा होता था कि भूमि का वितरण किस प्रकार किया जाए, जो हमारे देश में छोटे जोत के आकार की समस्या है उसका सुधार कैसे किया जाए। तो भूमि सुधार का मतलब क्या है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। और इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप जानते हो कि किसी भी देश का आप जानते हो कि उसकी जीडीपी में कृषि का योगदान होता है। लोगों की खाद्य सुरक्षा का मामला सीधा सीधा किससे जुड़ा है, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। यदि भूमि सुधार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा कृषि उत्पादन है वो प्रभावित होगा, महंगाई की समस्या बढ़ सकती है, लोगों को खाने की समस्याएं आ सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और भारत में हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक और वर्तमान दृष्टिकोण से भूमि सुधार हमेशा ही क्या रहा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। और हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि 50% से अधिक या 55% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि सेक्टर पर निर्भर है। तो भूमि सुधार एक अहम अहम मुद्दा हो जाता है, इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट होने चाहिए कि भूमि सुधार क्यों ज़रूरी है उसके लिए। अब आगे रहते हैं। भारत में भूमि सुधार का एक चार्ट है आपके सामने, तो ये चार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको समझना। ठीक है। भारत में भूमि सुधार की पूरी रूपरेखा का एक चार्ट है हमारे पास। तो यदि ये आपके आधुनिक भारत में आए कि आधुनिक भारत में ऐसा क्वेश्चन आए भूमि सुधार वाला, इस साल भी जीएस फेस्ट में क्वेश्चन देखा गया था, भारत में जो सूखा खाद्य सुरक्षा को लेकर क्यों ऐसा संकट देखा गया था। तो इसमें जरूरी है कि आप इन चीज़ों को बता सकते हो। जो पुराने वाले भूमि सुधार है ना, आज़ादी से पूर्व के, तो ये आपको आधुनिक भारत यानी जीएस जो फेस्ट है वहाँ पे काम आ सकते हैं। बाकी भारत में यदि हम टोटल ये देखें कि भूमि सुधारों की रूपरेखा देखें तो भी आपकी ये चीज़ें काम आ जाएगी। तो चलते हैं इनमें। ठीक है। आज़ादी से पूर्व आपको पता है कि इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानने वाले। यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम या आधुनिक भारत की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ से इनको आराम से कवर कर सकते हो। जैसे पहले क्या था, इजारेदारी व्यवस्था थी, ये कहाँ पे थी, 1772 बंगाल में थी।
वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा जो स्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की बंगाल बिहार में, जहाँ पे जमींदारी व्यवस्था का विकास किया गया। इसके अलावा जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था है, रेत का मतलब होता है किसान, ठीक है। जैसे साउथ इंडिया में या हम दे सकते हैं बम्बई या असम में क्या था, जो थॉमस मुंद्रा या टॉमस मुंद्रा इनके द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जमींदार थे वो नहीं थे, सीधे किसानों को ही कर जो लगान है उसकी व्यवस्था सौंपी गई थी। इसके अलावा जो महलवाड़ी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था, महल का मतलब गाँव, गाँवों को ही मतलब लगान का एक वो दे दिया था कि डायरेक्ट गाँवों से वसूल करेंगे। गाँव में ऐसे मतलब किसी को बोल दिया जाता था कि आप पूरे गाँव का मतलब जो लगान होता है वो एकत्रित कर सकते हो। तो ये तो क्या है, ये हमारी हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ के आए हैं पहले से, है ना। तो आपके पास कुछ पॉइंट होने चाहिए, लेकिन जीएस 3 में कभी भी ऐसा नहीं आएगा। जीएस 3 में तो क्वेश्चन मैं पहले बात कर चुका हूँ। क्वेश्चन क्या कैसे आएगा कि क्रिटिकल एनालिसिस वाला आएगा कि भारत में भूमि सुधार, आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार किस प्रकार हुए, इसके कौन कौन से टूल या कौन से संस्थागत प्रयास हैं, क्या इन प्रयासों को सफलता मिली या मतलब आज भी इनको सफलता नहीं मिल पाई, इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने वाले एग्जाम में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज़ादी के बाद में कौन कौन से प्रयास हुए उस पर हम अभी बात करते हैं। तो इन प्रयासों में मुख्य रूप से जैसे बिचौलियों का अंत किया गया था। मुख्य रूप से हेडिंग किनको देनी है, बिचौलियों का अंत किया गया था। इसमें काश्तकारी सुधार किए गए थे। इसके अलावा भूमि सुधार की पुनर्संगठन या भूमि जो है, लैंड है, उनको काफ़ी ज़्यादा जैसे बिखरी हुई लैंड है उनको कैसे उनका एकत्रीकरण कर सकते हैं, ऐसे प्रयास किए गए थे। इसके अलावा इसमें आधुनिक प्रयास है। तो 4 इसमें क्या करेंगे, हम मोटे पॉइंट बना लेंगे कि आज़ादी के बाद भारत में जितने भी भूमि सुधार है इनके बारे में हम बात कर सकते हैं आगे। फिर जैसे इसमें ये होगा कि काश्तकारी जो सुधार है उसके अंदर 3 और पॉइंट निकलेंगे, जैसे लगान का नियमन। ये जितनी भी चीज़ें इस चार्ट में आपको दिखाई दे रही है उसको आगे हम इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको ये पूरा चार्ट याद रहता है, जो चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ये पूरा चार्ट याद रहता है, तो फिर आपका काम बन गया। यानी भारत में भूमि सुधारों को लेकर इस चार्ट से आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। जीएस फर्स्ट में भी आए या जीएस 3 में आए, आप अधिकांश क्वेश्चन इससे कर सकते हो। ठीक है, इस चार्ट को थोड़ा सा लिख लिख के रफ कॉपी में अभ्यास कर लेना ताकि चीज़ें याद रहे। और समझाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा एक एक चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये हमारा टॉपिक है कि आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा, सफलता और चुनौतियां और आलोचनात्मक परीक्षण। क्वेश्चन कैसे आएंगे, सेम इसी दिशा में आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, और नई चीज़ें भी आपको इसमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं बिचौलियों या जमींदारी प्रथा का अंत। बहुत सिंपल टॉपिक है। तो हम बात करते हैं 1947 के बाद। अब यहाँ से वास्तविक भूमि सुधार यहाँ से शुरू होता है। आज़ादी के बाद भारत की कहानी शुरू होती है। आज़ादी से पहले क्या था, जो भी जमींदारी प्रथा थी, आप जानते हो पहले अंग्रेजों के हाथ में थी, या आपके आसपास आप नोटिस करोगे तो जो भी राजा महाराजा उनके सामंत थे उनके पास में क्या थी, जमीनें थी। और जो वास्तविक किसान है, वास्तविक किसान जमीन इनके लिए जोतते थे। और किसान जब जमीन इनका मतलब बुआई करते थे या कृषि करते थे तो इसका एक भाग जमींदार लेते थे। यानी लगभग कितना था ये, 50 से 70% तक जो लगान था वो किसको देना पड़ता था, किसानों को, जमींदारों को, सामंतों को, इनको देना पड़ता था। यदि हम हमारे आसपास की बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान वर्ग से आता हूं, हम आज भी खेती करते हैं। मेरे माता पिता अभी भी खेती मतलब काफ़ी ज़्यादा इंगेज है खेती में। समय समय पर जब भी मुझे भी वक्त मिलता है तो हम सहयोग करते हैं इसमें। तो मैं प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आपको निश्चित रूप से इसमें बताऊंगा और आपको एहसास भी होगा कि मेरा व्यवहारिक नॉलेज आपके निश्चित रूप से काम आएगा। कि जैसे जो हमारे दादा है, ठीक है, वो सुनाते थे कहानियाँ, दादी है वो कहानियाँ सुनाते थे कि किस प्रकार वो कृषि करते थे। ठीक है, जो भी खेती करते थे, एक समय ये होता था कि ये आज़ादी के आसपास की कहानियाँ हैं कि खेती हम करते थे, लेकिन जब खेती मतलब फसल पक जाती थी तो जो आसपास के जो जमींदार थे वो क्या करते, फसल लेने आते थे। तो बहुत मुश्किल हालात ये थे कि केवल खाने के लिए बचता था, मतलब खुद के परिवार के भरण पोषण के लिए खाने के लिए बचता था। कई बार तो ये भी होता था कि बहुत मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता था, विशेषकर जब अकाल की समस्या थी। उस समय तो और हालात खराब थे कि खाने के लिए भी मुश्किल होता, लेकिन जमींदार अपना लगान वसूलते थे तो फिर किसानों को क्या करना पड़ता था, बहुत ऋण लेना पड़ता था। इन्हीं के जो इनके बिचौलिए हैं या जो महाजन है, तो किसान फिर ऋण दर मतलब पीढ़ी दर क्या होता था, एक ऋण जाल में फंस जाता था। तो ये बिचौलियों का एक बड़ा संकट था आज़ादी के समय। यदि हम हमारी बात करें तो जैसे हमारे जो दादा बताते थे कि 1960 के आसपास, 1960-66 के आसपास, जो आज हम जिस मतलब ज़मीनों पे रह रहे हैं, जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, इनके अधिकार हमें मिले थे कब, 1960-66 के आसपास मिले थे। और ये अधिकार भारत सरकार के अच्छे प्रयासों से मिले थे कि भारत में बिचौलियों और जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया था। ये कानून बना दिया था और किसानों को एक कानूनी रास्ता दिया गया था।
तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि बिचौली और जमींदारी प्रथा का अंत किया गया था। तो सबसे पहला भूमि सुधार में आप इसी को बताओगे कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया कि भूमिहीन किसानों को, मतलब जैसे खेती हम लोग करते थे लेकिन जमीन किसी और के नाम थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कानून जो बना उसमें ये हुआ कि जो वास्तविक हितधारक है, जो खेती कर रहा है कई सालों से, तो जमीन उसी के नाम की गई। और इसमें काफ़ी सफलता मिली है, पॉजिटिव रूप से इसका मैं सकारात्मक रूप से देख सकता हूँ कि अपने आसपास जितने भी किसान हैं उनको जमीन उनके, मतलब आज आज जो पीढ़ी वहाँ पे रह रही है तो उनके दादा परदादाओं को वो जमीन कानूनी रास्ते से मिली है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी दुख झेले हैं। तो आज जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है इन सब प्रयासों से। तो सरकार का जो सामाजिक आर्थिक प्रयास है, हमारे जो कानूनी रास्ते हैं वो इसमें साफ साफ दिख रहे हैं। शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे यदि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो तो। ठीक है। और सर्वप्रथम जमींदारों बिचौलियों का अंत किया गया और भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण किया गया और इससे लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ, 2 करोड़ से अधिक काश्तकारों को भूमि का वितरण किया गया। वास्तविक किसानों को भूमि का वितरण किया, इससे कृषि उत्पादन बढ़ा। आज कितना कृषि प्रोडक्शन हो रहा है, कितना, मतलब इसमें ये है कि क्योंकि जो काश्तकार होता है, वास्तविक जो किसान होता है, वो अपनी ज़मीन में काफ़ी निवेश करता है, उसमें मेहनत करता है। जबकि पहले क्या था कि काश्तकार केवल क्या था, केवल एक मजदूर की तरह खेती में काम करता था, उसको ज़्यादा नहीं मिलता था। तो किसान को भी ये लगता था कि मतलब मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, या किसान के लिए निवेश एक्चुअल में होता ही नहीं था। सीधी बात तो ये कि किसान निवेश कहाँ से करता, उसको इतना ही मिलता जितना खाने के लिए, जितना वो हार्ड तोड़ मेहनत करता उसके बदले उसको कुछ अनाज खाने के लिए मिल जाता। तो अब मतलब चीज़ें बदल गई है। तो ये परिणाम है, आप इसको पॉजिटिव वे में बताओगे कि बिचौली और जमींदारी प्रथा का अंत किया गया और इसमें आप लाभ बताओगे, इसका फ़ायदा मिला। लेकिन कहीं कहीं समस्या भी इससे हुई, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ। ठीक है, समस्या कहाँ आई, इससे भूमि जो विवाद थे, जमींदार क्योंकि किसान तो कमज़ोर था बेचारा, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन जो जमींदार थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनके परिवार से वकील भी काफ़ी थे। तो वो क्या करते, आराम से फिर इन मामलों को कोर्ट में घसीटने लगे। विवादों की संख्या बढ़ी। कई बार तो ये हुआ कि मतलब जो ज़मींदार होते थे अपने जो भाई-बंधु उन्हीं में ज़मीन का वितरण कर देते थे कानूनी रास्ते के द्वारा। तो कई जगह ये सफलताएँ भी नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो आप इनको बता सकते हो। आप ऐसा भी बता सकते हो कि जहाँ की राज्य सरकारें अच्छी थी ना, जैसे विशेषकर आप देखना जहाँ पे मतलब कम्युनिस्टवादी सरकार थी, विशेषकर बंगाल और केरल के अंदर इन ये सफलताएँ ज़्यादा मिली क्योंकि वहाँ पे मतलब किसानों के मुद्दे अच्छे से उठाए गए थे उस समय। तो आप ये बता सकते हो। तो भूमि, क्योंकि एक ये भी तो ना, भूमि और कृषि राज्य सूची का विषय होता है, तो राज्यों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून बने होते हैं। तो इसमें आप समस्या भी बता सकते हो क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि एक तो समाधान, मतलब अच्छा लाभ क्या हुआ उससे और दूसरी क्या समस्या क्या है? तो मैं हर एक पॉइंट पे आपको साथ में क्या बता रहा हूँ कि बिचौलियों की समाप्ति क्या थी, इसके लाभ कैसे हुए और इसकी समस्या क्या है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्रिटिकल एनालिसिस करना है। क्वेश्चन दोबारा देख लो। जब पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि देश में कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत व लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार में मदद की। किस प्रकार सहायता की? जैसे किस प्रकार सहायता की? पहला पॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं कौन-सा? जमींदारी प्रथा का अंत। तो इससे क्या होगा? सामाजिक आर्थिक लघु व सीमांत किसानों को कैसे फ़ायदा होगा कि इनको वास्तविक ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया और समाज इसमें 2 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिला। आप बताओगे, इससे हमारी कृषि जो व्यवस्था उससे फ़ायदा मिला, किसानों की आय में वृद्धि हुई। तो जब पहला पॉइंट को हम ऐसे एग्ज़ाम्पल देके बता रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आएँगे और आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने आंसर को। ठीक है, आपके पास मटेरियल इतना अच्छा होगा, लेकिन आपका थोड़ा बुद्धि और विवेक क्या करेगा, उस मटेरियल को कुछ क्वेश्चन के हिसाब से डालने लग जाएगा। तो पहले पॉइंट पे दोबारा आते हैं। तो पहले पॉइंट में ये फ़ायदा हुआ, आपके पास डाटा है, चीज़ें हैं, पॉइंट है, एग्ज़ाम्पल है और समस्या भी आपके पास है कि लेकिन आलोचना भी कर सकते हो, लेकिन कि इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। जमींदारों द्वारा अपने सगे संबंधियों को भूमि का वितरण कर दिया गया। सभी राज्यों में समान कानून नहीं थे, सफलताएँ समान नहीं मिली। केवल कुछ राज्य बंगाल और पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को लेकर ज़्यादा लाभ मिला। ऐसे आप बता सकते हो। क्योंकि पॉजिटिव भी बता सकते हो और कुछ आलोचना भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काश्तकारी क्या सुधार हुए? किसानों की जो मुद्दे हैं उनमें मुख्य रूप से आएगा काश्तकारी सुधार। ठीक है, पहला पॉइंट था क्या? जमींदारी प्रथा का अंत। तो उसमें काफ़ी सफलताएँ हमें मिली। फिर काश्तकारी सुधार में क्या मिला? इसमें भी काफ़ी सफलताएँ मिली। इसमें 3 भागों में इसको बाँट के पढ़ेंगे। जैसे लगान का नियमन की बात की। लगान क्या होता है? जैसे लगान सिंपल सा होता है कि कर होता है एक तरह से लगान। आपने लगान मूवी देखी होगी। उसमें कैसे किसानों से कर वसूला जाता है बताया गया है। ठीक है, तो लगान कृषि कर है। ठीक है, और आज़ादी से पहले क्या था? लगान कुछ-कुछ जगह तो 50 से 70% था, किसान के पास कुछ नहीं बचता था। आज़ादी के बाद में इसको नियमन किया गया, इसको बहुत कम कर दिया गया और आज वर्तमान की स्थिति की बात करें तो ये मतलब नाम मात्र का है या है नहीं। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे याद नहीं आता कि अभी हम लगान दे रहे हैं, कहीं सुना भी नहीं है। कभी-कभी पूछते हैं तो ये थोड़ा बहुत पहले था कि आज से 10-20 साल पहले बहुत ही नाम मात्र का ₹10 ₹20 मतलब ऐसी वसूली होती थी मतलब कर को लेकर। आजकल तो मैंने देखा नहीं है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल अनुभव तो ये कहता है कि नहीं है, कोई लेने भी नहीं आता, न हम किसी को देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नाम मात्र का ही है। और तो ये कितना सुधार हो गया लगान को लेकर, तो कितना मतलब इसको तो कह सकते हैं काफ़ी हमें सफलताएं मिली है। ठीक है, अगला मुद्दा है काश्तकारी में स्थायित्व। स्थायित्व मतलब जैसे हमने जमींदारों से जमीन लेके किसानों के नाम तो कर दी, लेकिन आप जानते हो जमींदार किसानों को कोर्ट में घसीट रहे हैं, बार बार उनके जो भूस्वामित्व है उसमें परिवर्तन की समस्या आ रही है, किसानों को बेदखली की जा रही है। ठीक है, बाहुबल का सहारा लिया जा रहा है, और कृषि उत्पादकता में इससे क्या होगा, मतलब वृद्धि होगी नहीं इससे, कि जब जब बार बार मतलब भूस्वामित्व या मतलब इसमें बेदखली की जाएगी, तो कृषि जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि कहाँ से होगी, ये संकट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसको नीचे रख सकते हैं हम तीर को। ठीक है, वृद्धि की समस्या आएगी। और इसके अलावा कानूनी प्रावधान भी इसमें किए गए थे हालांकि। और अच्छा, इससे इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, यदि इस जो स्वामित्व जो स्थायी होता है ना, तो उससे कृषि उत्पादकता वृद्धि होती है, इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी कानूनी सरकार इसमें काफ़ी हेल्प करी थी किसानों की। और समस्या क्या है, समस्या में हमने ये देखा कि कुछ ही राज्यों में, पंजाब और सॉरी पश्चिम बंगाल और केरल के अलावा अन्य जो राज्य हैं उसमें उतना ढंग से मतलब कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। इसमें राजनीतिक और जो प्रशासनिक इच्छा शक्ति है ना, वो उसमें कमी देखी गई कई राज्यों में। तो आप ये बता सकते हो, ये बहुत ही साधारण टॉपिक है, एक बार आपके समझ में आ गया ना तो आप आराम से इसको इजीली हैंडल कर लोगे। इसके अलावा इसमें कई मुद्दे और भी आते हैं, चाहो तो आप समस्या में गिना सकते हो कि भूमि के पर्याप्त डाटा भी नहीं थे उस समय, तो मतलब मामला बिगड़ जाता था कि जैसे किसान या मतलब जो भी कानूनी विवाद होते थे उसमें कैसे उनकी सुनवाई हो। इसके अलावा स्वैच्छिक जो समर्पण का भाव भी था, कि आपने सुना होगा एक भूदान आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन। ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, ये जीएस फेस्ट में आएगा आपके। जीएस फेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार में। विनोबा भावे का आपने नाम सुना होगा, साउथ इंडिया में ऐसा एक आंदोलन चलाया गया था, तो ये भी भूमि सुधार में आता है। लेकिन जीएस 3 में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जीएस पेस्ट में आएगा। तो आपको थोड़ा बहुत भी पता हो ना भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या है, तो ये भारत में भूमि सुधार को लेकर एक सामाजिक आंदोलन चलाया गया था, आप इसको बता सकते हो। और विनोबा भावे ने इसका नेतृत्व किया था, कई मतलब किसानों को इससे क्या हुआ, लाभ मिला था, तो ये बता सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है स्वामित्व संबंधी अधिकार, मतलब लगान का नियमन, काश्तकारी में स्थायित्व और स्वामित्व संबंधी अधिकार, यानी कृषि जोतने वाले काश्तकारों को भूमि का वास्तविक स्वामित्व अधिकार दिए गए। अलग राज्यों में अलग अलग कानून बने, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में इसमें काफ़ी सफल हुआ मामला। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ऑपरेशन बर्गा, अब जैसे कई बार क्वेश्चन ये आ गया मतलब कि ऑपरेशन बर्गा भारत में कहाँ तक सफल रहा, इतना लिखा गया कि ऑपरेशन बर्गा की सफलताएं आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो ये पता नहीं होगा तो क्या लिखोगे उस पर। तो ये भूमि सुधार का मामला है, आप इसमें बताओगे कि पश्चिम बंगाल में किसानों को लेकर या भूमि सुधारों को लेकर एक ऑपरेशन बर्गा चलाया जो काफ़ी हद तक सफल रहा, विशेषकर किसानों के स्वामित्व को लेकर। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आलोचना करोगे, क्या करोगे कि 1990 के दशक तक ये देखा गया कि केवल जो 4-5% किसान है उन्हीं को इसका लाभ मिल पाया था, स्वामित्व मिल पाया था। तो जितने भी पॉइंट है उनके आलोचना के बिंदु भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा, सफलता, असफलता, चुनौतियाँ, समाधान, इनको लेकर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु इसमें है, इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कृषि भूमि का पुनर्गठन। अब हमने सबसे पहले बात की, जब भूमि सुधार कर रहे थे तो सबसे पहले हमने बात की कि समस्या सबसे बड़ी क्या थी, कि बिचौली और जमींदारी प्रथा की समस्या थी, तो उसको हमने समाप्त किया, किसानों को जमीन दी गई। ठीक है, आगे जब आएंगे तो अब एक जमीन किसानों को दी गई तो उसमें उसमें भी कुछ समस्या है, समस्या लगान की थी तो उसको समाप्त किया गया। काश्तकारी की स्थायित्व की समस्या थी, उसको भी हमने समाप्त किया, यानी किसानों को स्थायित्व प्रदान किया गया। स्वामित्व संबंधी जो भी और मुद्दे थे उनको भी हम शामिल करते हैं। अब बात आती है कि किसानों को जमीन मिल गई मान लो, तो अब समस्या और क्या आएगी। हमारे देश में काफ़ी जनसंख्या है, तो आप ये जानते हो ना कृषि का जोत का आकार छोटा होगा, क्योंकि जब जनसंख्या या आप जानते हो जब परिवार का बंटवारा होता है तो जमीन का भी बंटवारा होता है, तो जो जोत का आकार होता है वो बहुत छोटा होने लगता है। तो कृषि भूमि का हम क्या करेंगे, अब उसका पुनर्गठन करेंगे या पुनर्संगठन करेंगे। ठीक है, कंसोलिडेशन उसका करने वाले हैं। तो इसमें क्या समस्या है कि इसमें छोटी जोत के आकार की जो समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे। छोटी जोत की समस्या क्यों है, तो भारत में जनसंख्या अधिक है, कृषि योग्य भूमि का अनुपात कम है, बिखरी हुई जोतें हैं, मतलब अलग अलग, आप जानते हो ना आपका एक खेत दूसरी जगह होगा, एक छोटा खेत उधर होगा, तो छोटे छोटे खेत बिखरे हुए होते हैं, इसको विखंडन बोलते हैं। ठीक है, वो संयुक्त परिवार जब एकल परिवार में जाता है तो जोत का विखंडन होने लगता है। ऐसी समस्या है, इसलिए जोत का क्या होता है, आकार छोटे होने लगता है। और यदि हम कुछ डाटा देखें, ये काफ़ी डाटा आते हैं जो जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है उसमें से डाटा आते हैं।
जब भी कृषि संबंधी ऐसे डाटा आते हैं तो उसमें आप नोट कर लिया करो कि आपको इसमें जब कृषि वाले टॉपिक होते हैं उसके अंदर आप ऐसा बता सकते हो। ठीक है। भारत में औसत जोत का जो आकार है, यदि हम 1970 के कृषि डाटा देखें तो औसत जोत का आकार है 2.28 हेक्टेयर। अब जनसंख्या बढ़ गई तो जोत का आकार कितना हो गया 1.08 हेक्टेयर। और यदि हम 2022 के डाटा की बात करें, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये औसत कितना मिलेगा आपको, एक के आसपास मिलेगा कि 1 हेक्टेयर। अब ये प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार, ये अलग अलग कई बार परिभाषा होती है, तो इसमें चिंता मत करना, आप इतना लिख देना कि अभी जो औसत जोत का आकार है इतना है हमारे यहाँ। ठीक है। ये या इस हिसाब से होता है कि कितने किसान हैं, कि किसानों की जनसंख्या हो गई प्लस जो ज़मीन है बोने वाली उसमें भाग दे के इसको निकालते हैं। तो आप ऐसे मान के चलो, परिवार के हिसाब से देख सकते हो इसको। ठीक है। औसत रूप से ये होगा किसान परिवार जो है उसके हिसाब से निकाला जाता है। और भारत में हम कृषि जोत का आकार देखें तो आपके पास ये डाटा तो होना चाहिए कि भारत में 85 से 86% किसान क्या है, लघु व सीमांत किसान वाले हैं। अब देखो सीमांत किसान क्या है, जिनकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है वो सीमांत किसान है। और लघु किसान क्या होता है, 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास जमीन है वो लघु है। जैसे हम लोग किस में आते हैं, लघु में आते हैं। ये अलग अलग राज्य में थोड़ी सी परिभाषा भी कई बार ऊपर नीचे होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे लघु में आते ही। और जो बड़ा किसान होगा, वृहत किसान होगा, वो क्या होगा, जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी, वो बड़े किसानों में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उनके पास बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो बड़े किसानों में आते हैं। तो अधिकांश किसान किस में आते हैं, जैसे 85% से अधिक किसान लघु और सीमांत जोत में आते हैं। भारत के अधिकांश किसान हम बीच में आते हैं, सीमांत या लघु में आते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि कृषि जोत का आकार छोटा और समस्या क्या है, कृषि जोत का आकार छोटा और बिखरा होता है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे एक तो जब बिखरे बिखरे होंगे, मतलब या जोत का आकार छोटा होगा तो उसमें कृषि उत्पादन की समस्या आएगी। और हमारे यहाँ तो जो फसलें हैं उनका उत्पादकता वैसे भी कम है, जमीन भी हमारे पास कम है, तो उत्पादन की समस्या है। यदि यही तुलना हम चीन और जापान से करें तो हमारा दोनों चीज़ों दृष्टिकोण से, मतलब उत्पादकता दृष्टिकोण से या जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी समस्या देखी जाती है, प्रबंधन की समस्या आती है। अब छोटे छोटे खेतों में कैसे प्रबंधन करेंगे, कैसे उनमें सिंचाई देंगे, कैसे उनमें निवेश करेंगे, निवेश का संकट आ जाएगा। अब छोटी छोटी जमीन है, लघु सीमांत किसान है, आप देखोगे इसमें क्या होगा, छिपी हुई बेरोजगारी होगी। यानी मतलब जैसे 5 बीघा जमीन है किसी के पास, तो उसमें एक व्यक्ति काम करे तो उतना ही उत्पादन होगा, 5 व्यक्ति काम करे तो उतना ही उत्पादन होगा, तो क्या होगा, छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोलेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा जैसे आधुनिकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे छोटे जोत के आकारों में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आ सकती, ये बता सकते हो आप। इसके अलावा समाधान क्या है इनका, जैसे समस्या हमारे पास है छोटे जोत के आकार की, इनकी समस्या है, तो समाधान क्या होगा, समाधान होगा जैसे इसमें चकबंदी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो आराम से मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। और ये बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं, लेकिन कोई प्यार से आपको समझाए तो आराम से आपको समझ में आएगा। और मैं प्रैक्टिकल चीज़ें समझा रहा हूँ साथ साथ में, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है। तो जो हमारे जोत का आकार छोटा है उसके समाधान के लिए क्या प्रयास करेंगे, और ये प्रयास किस में हो रहे हैं, जो कृषि भूमि का कंसोलिडेशन कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि जमीन जोत का आकार बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएंगे, चकबंदी करेंगे। चकबंदी का मतलब क्या होता है, चकबंदी का मतलब ये होता है जैसे छोटे छोटे खेत होते हैं, ठीक है, ये चकबंदी हो गई, इसको हम बड़े खेत में कैसे बदलें, इसको हम चकबंदी बोलेंगे। जैसे कैसे होगा, सपोज करना जैसे ये आपका गाँव है, आप यहाँ रहते हो, तो आपका एक खेत यहाँ पे है, आपका दूसरा खेत यहाँ पे हो सकता है, कुछ छोटे छोटे खेत आपके यहाँ हो सकते हैं। तो ऐसा इसमें होता है कि आपके जैसे आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी यहाँ पूरी ज़मीन ले ले, आपकी ज़मीन यहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाए। कुल मिला के बात क्या है कि आस-पास कोशिश की जाए कि आपका एक ही जगह खेत हो जाए, सभी लोगों का खेत आस-पास में से कुछ न कुछ समाधान निकाल के, ताकि क्या होगा, उस पर थोड़ा-सा फिर खेती करना आसान हो जाएगा। आपके लिए भी आसान हो जाएगा, आपके जो पड़ोसी हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इसको क्या करें, चकबंदी कर रहे हैं। चकबंदी का मतलब क्या हो गया, छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर बड़े जोत का आकार। और चकबंदी कहाँ सफल हुई थी, चकबंदी सफल हुई थी हरित क्रांति प्रदेशों में। कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। क्योंकि जब हरित क्रांति में इतना निवेश किया गया था तो उसमें वहाँ पे क्या गया था, चकबंदी को अनिवार्य बना दिया गया था कि हम इतना निवेश कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो ज़मीनें अलग-अलग थी उनको कंसोलिडेट कर दिया गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो चकबंदी आप समझ गए होंगे, यानी छोटे-छोटे खेत के जो जोत के आकार हैं उनको हम बड़े खेतों में कैसे बदल सकते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में ऐसा किया गया था। ठीक है। और लेकिन फिर भी समस्या है कि कई राज्यों में चकबंदी को अनिवार्य नहीं किया। जैसे पंजाब, हरियाणा में तो किया, लेकिन कई राज्यों में नहीं किया। जैसे राजस्थान की बात करें हम, जहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। तो जैसे अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, हमारी ये ज़मीन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पे हो गई। ठीक है। 1 हेक्टेयर हमारी ज़मीन यहाँ पे है, 1 हेक्टेयर यहाँ पे दूर गाँव से दूर में है। ठीक है। तो अब
हम किसान हैं, जैसे यहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, फिर मुझे अलग से यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी, इतने संसाधन नहीं होते हमारे पास में। तो क्या करेंगे, सरकार ऐसा रूल निकाले, राजस्थान सरकार, कि हम चकबंदी करेंगे, सभी किसानों की ज़मीन आपस में एक जगह करेंगे। तो या तो ये हो सकता है कि जैसे हमारा जो पड़ोसी है, यहाँ पे कोई दूसरा पड़ोसी है, दूसरा, ठीक है, उसकी ज़मीन यहाँ हो सकती है या उसके आस-पास में हो सकती है। तो या तो हम यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, पड़ोसी वाली ज़मीन हम ले सकते हैं तो एक जगह हो जाए, या पड़ोसी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। आप बात समझ रहे हो ना? लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, आप जानते हो पड़ोसी ऐसा करेगा, मतलब यही तो ना, जो ईगो ईगो टकराएगा आपस में कि यार हम ऐसा क्यों करेंगे। इसमें व्यवहारिक मुद्दे भी आएंगे, जैसे हमारी ये ज़मीन है काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ वाली ज़मीन बंजर हो सकती है, तो जो उपजाऊ ज़मीन है उसको छोड़ के मैं यहाँ क्यों जाऊँगा, मुझे नुकसान होगा। या ये हो सकता है कि यहाँ की भूमि है, उसके आस-पास अच्छा हाईवे गुज़र रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे की दूर-दराज क्षेत्र में, तो यहाँ का किसान बोलेगा कि मैं यहाँ क्यों जाऊँगा, मेरी ज़मीन तो यहाँ सड़क के पास में है। आप ये समझ रहे हो, प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर चकबंदी सफल नहीं हो पाती है, ठीक है? तो इनको बता सकते हो। एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद समझ में आया होगा। तो किसानों की आम सहमति आपस में नहीं बन पाती है, मूल्य निर्धारण की समस्या हो पाती है, कई सारी दिक्कतें आती है इसमें, जो मैं अपने आस-पास देखता भी हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, और हमारे यहाँ चकबंदी अभी लागू भी नहीं है उतनी, अनिवार्य रूप से लागू नहीं है। कोई किसान आपस में, मतलब कोई अच्छे किसान हो, जो सामाजिक नेतृत्व जिसको बोलते हैं, जो मतलब विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपस में ऐसा करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप से ऐसा देखा है कि वो अपनी ज़मीन को ऐसे कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं, और उनको फ़ायदा भी मिलता है, फिर वो आगे प्रगतिशील किसान बनते हैं। तो सोच में अंतर आना चाहिए, सामाजिक नेतृत्व एक अच्छा होना चाहिए। शायद आने वाले वक़्त में जो युवा किसान है शायद ऐसा कर पाएँ, ठीक है? और सहकारी कृषि भी इसमें होती है कि जैसे चकबंदी में क्या हुआ, हमने छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर किया, लेकिन यहाँ समस्या क्या थी कि सभी किसान की आम सहमति नहीं है। तो सहकारी कृषि में ऐसा करेंगे कि छोटे-छोटे खेतों को मिला के हम फिर क्या करेंगे, एक मतलब बड़े खेत में बदला। जैसे 10 लोग यहाँ पे, 10 लोगों का छोटे-छोटे खेत यहाँ पे है, ठीक है? 10 लोगों ने मिलके क्या किया, इस खेत को बदला एक खेत में, और इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्टर रजिस्ट्रेशन करा लिया किसके थ्रू? सोसाइटी के थ्रू करा लिया कि हमारा एक बड़ा खेत है। जैसे यहाँ पे क्या था, 10-10 हेक्टेयर, मतलब 10-10 हेक्टेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1-1 हेक्टेयर सबके पास है, तो इसको मिला के हमने बना लिया 10 हेक्टेयर, 10 किसानों का है, और इसको हमने रजिस्टर भी करा लिया। अब हमें क्या होगा, लोन मिलना भी आसान हो जाएगा, मशीनों पे जो सब्सिडी मिलती है वो भी आसान हो जाएगी, इस खेत में निवेश करना भी आसान हो जाएगा। मतलब बड़ा क्षेत्र हो गया ना, बड़े क्षेत्र में निवेश करना आसान हो जाएगा, और सब मिलके इसमें काम करेंगे और उत्पादन उस हिसाब से प्रॉफिट आपस में बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें भी व्यवहारिक समस्याएँ हैं, प्रैक्टिकल मतलब समस्या आएगी। कैसे आएगी? 10 लोगों में से कोई आलसी हो जाए तो वो काम पे नहीं जाएगा, 10 में से 1 आदमी पर ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, या मतलब कैसे मज़दूरी का, कैसे प्रॉफिट का, कैसे बँटवारा करेंगे, तो ये भी मामला उलझ गया। तो मैंने क्या बताया? आपको साथ में पॉजिटिव चीज़ बताई, साथ में नेगेटिव, यानी कुछ आलोचना के बिंदु भी आपको दे दिए। ठीक है? भू-स्वामित्व बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास। ठीक है? कि कुछ जगह पे सफल हो पाया था, जैसे यूपी में गन्ना उत्पादक जो किसान, उन्होंने ऐसा किया था। ललितपुर ऐसा सोसाइटी, एक नाम चर्चा में रहा था एक बार, ललितपुर सहकारी सोसाइटी। कई आजकल ऐसे किसान बना रहे हैं, ऐसे ग्रुप बना के ऐसा करते हैं, जो आधुनिक, जो प्रगतिशील किसान मैं देख रहा हूँ, उसमें रोल मॉडल तो हर जगह मिलते हैं, मैं अपने आसपास भी देख रहा हूँ इसे। ठीक है? और इसमें समस्या क्या थी, बहुत ही कम किसानों ने इसको अपनाया। व्यवहारिक समस्या आई जो अभी मैं बता रहा था, सामाजिक नेतृत्व का अभाव यहाँ पे देखा गया, मजदूरी व लाभ वितरण को लेकर समस्याएं खड़ी हो गई। तो ये आप बता सकते हो। यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना मैंने, थोड़े प्रैक्टिकल वाले पॉइंट ज़्यादा लिखे हैं, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को आप ज़्यादा इंप्रेस कर पाओ। इसके अलावा ये दोनों जब सफल नहीं हो पाए उतने, तो हमने क्या किया, अब हम क्या कर सकते हैं, चलो कम से कम लीजिंग कर सकते हैं। आजकल लीजिंग काफ़ी चल भी रहा है, कि जैसे बहुत सारे किसान हैं जो अब शहरों में बस गए हैं, उनकी ज़मीनें पड़ी है गाँव में, उनको कोई बोने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी ज़मीन किराए पर दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन किसानों को डर लगता है कई बार कि कहीं मैं किराए पर देता हूँ अपनी ज़मीन, कहीं उसका मालिकाना हक चेंज नहीं हो जाए। ठीक है? तो ऐसे डर भी इसमें आते हैं, ऐसी आलोचना हो सकती है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून और ऐसे विधेयक आजकल लाए जा रहे हैं कि इसमें आश्वासन दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ताकि क्या होगा, मतलब किसान ज़मीन दूसरे लोगों को, जो वास्तविक जो खेती करने वाले हैं, उनको ज़मीन किराए पर दे सकें। तो ऐसे प्रयास जारी हैं। तो इसमें नीति आयोग द्वारा या उद्योग समूह के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो ज़मीन किराए पर देने की बात की जा रही है, इसमें क्या होगा, जो भूमि है उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है, तो सरकार के द्वारा इससे प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और था कि जो वंचित वर्ग है, निर्धन लोग हैं, उनके लिए भूमि का वितरण करने के लिए हदबंदी लागू की गई। ये आज भी लागू है, जो सीलिंग है आज भी लागू है। जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो, यदि आप ओबीसी वर्ग से आते हो, या जहाँ पे मतलब ऐसा होता है जहाँ पे आपकी ज़मीन की डिटेल पूछी जाती है, तो वहाँ से आपसे भरवाया जाता है मेंस के एग्ज़ाम में, डेप्थ में, कि आपकी कितनी ज़मीन है, जैसे मैं हमेशा भरता हूँ उसमें, और आपके राज्य में सीलिंग क्या है। तो राजस्थान में सीलिंग का मतलब 7 हेक्टेयर है, कि एक परिवार के पास 7 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं हो सकती। ठीक है? तो उसमें सीलिंग भरनी होती है।
ठीक है, ये अभी कोई मुद्दा नहीं है खास, लेकिन आप में से किसी ने मेंस लिखा तो उसको पता होगा थोड़ा-सा। तो सीलिंग हदबंदी क्या होती है कि उस राज्य में एक कानून बनता है कि एक परिवार या एक व्यक्ति के पास इससे अधिक ज़मीन नहीं हो सकती। ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून है। जैसे राजस्थान में बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिंचित और असिंचित भूमि में अलग-अलग कानून है कि असिंचित भूमि 7 हेक्टेयर से मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती। असिंचित भूमि या सिंचित भूमि 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कानून बनाया गया है। ठीक है? तो फिर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ज़मीन निकलती है ऐसे, तो जो लैंड सरप्लस होगी उसको सरकार एकत्रित करेगी और गरीब लोगों में बाँट देगी, ऐसा होता है। सिंपल सा एक पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये मुद्दे काफ़ी हैं इसमें कि और भूमि सुधार में क्या आ सकता है? तो भूमि सुधार में आधुनिक चीज़ें, जैसे हरित क्रांति और उसके जितना भी निवेश आप बता सकते हो। आजकल आधुनिकीकरण में क्या हो रहा है कि जैसे कृषि जोत का आकार कम है, तो उसको वर्टिकल कृषि हम करेंगे। जैसे हम सरफेस पे ना करके आसमान की ओर कृषि करेंगे। आजकल ऐसा हो भी रहा है, वर्टिकल कृषि, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, तो जोत आकार की जो समस्या थी उसको हम ऐसे सुधार सकते हैं। बेहतर सिंचाई प्रबंधन करेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने भी खाद, बीज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर सकते हैं वो करेंगे। भूमि का रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करेंगे ताकि ज़मीन को आराम से रेंट पे दे सकें। आजकल मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी, ये भी मुद्दे आते हैं इसमें। बंजर भूमि का भी उपयोग कर सकते हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें कृषि सुधार में आती है। तो भूमि सुधार का ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। प्रैक्टिकल वे में और आसान वे में मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।